भारत के इतिहास की सबसे दुस्साहसी राजनीतिक लूटों में से एक ऐसी कहानी जहां सरकारी खजाना मानो किसी की अपनी जेब बन गया था। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं मशहूर चारा घोटाला की। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा अजीब, यहाँ तक कि मजाकिया लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये इस घोटाले की असलियत की बस एक छोटी सी झलक है। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना परत दर परत खोलते हैं। ये रकम देखिए, 940 करोड़ रुपए। ये वो पैसा था जो बिहार सरकार के खजाने से जानवरों के चारे, उनकी दवा और सामान खरीदने के नाम पर निकाला गया। और मजे की बात ये कि इनमें से कुछ भी कभी खरीदा ही नहीं गया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके जो सेंट्रल फिगर थे वो सीएम की कुर्सी तक पहुंचे कैसे। फिर देखेंगे कि घोटाला हुआ कैसे, पूरे सिस्टम में मिलीभगत कैसे हुई, ये मामला खुला कैसे, और आखिर में इसका अंजाम और विरासत क्या रही। तो कहानी की शुरुआत होती है इसके सबसे बड़े किरदार से, लालू प्रसाद यादव। देखिए, इस घोटाले को समझने के लिए ना ये जानना बहुत जरूरी है कि वो आखिर बिहार की सियासत में इतने पावरफुल बने कैसे। उनका सियासी सफर ना बिल्कुल तूफानी था। सोचिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से सीधे पार्लियामेंट, फिर विपक्ष के नेता, और देखते ही देखते सिर्फ 17 साल के अंदर वो बिहार की सबसे बड़ी कुर्सी, मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा बैठे। और ये नारा उनकी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का सार था। बस इसी एक लाइन के दम पर उन्होंने पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के वोट्स को ऐसा एकजुट किया कि वो बिहार की पॉलिटिक्स में एक अनबीटेबल फोर्स बन गए। तो लालू यादव की इसी बेमिसाल राजनीतिक ताकत की छांव में एक ऐसा घोटाला चल रहा था जो सालों साल सरकारी खजाने को दीमक की तरह चाटता रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये किया कैसे गया? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझें तो चारा घोटाला सरकारी पैसे की एक वेल प्लान्ड लूट थी। मतलब पैसा उन चीजों के लिए निकाला गया जो असल में कभी खरीदी ही नहीं गई। वो सब कुछ बस कागजों पर था। और तरीका बड़ा सिंपल लेकिन उतना ही असरदार। स्टेप 1, फर्जी डिमांड बनाओ। स्टेप 2, फर्जी मंजूरी ले लो। स्टेप 3, फर्जी कंपनियों को पेमेंट कर दो। और स्टेप 4, पैसा निकालो और आपस में बांट लो। और कमाल की बात यह है कि यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। और ये धोखाधड़ी किस लेवल पे चल रही थी, इसका अंदाजा आप बस इस बात से लगाइए। भैंस के सींग चमकाने के लिए 15 लाख रुपए का सरसों का तेल। मतलब आप सोच सकते हैं, इससे साफ है कि घोटाले करने वालों के मन में किसी का कोई खौफ नहीं था। और ये तो कुछ भी नहीं है। जिन ट्रकों के नंबर कागजों पर दिखाए गए कि उनसे जानवरों को लाया ले जाया गया, जानते हैं वो किसके नंबर निकले? स्कूटर और मोटरसाइकिल के। अब बताइए, क्या स्कूटर पर सांड ढोए जा सकते हैं? देखिए, इस तरह की धांधली सालों तक चले, ये किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। ये तभी मुमकिन हो पाया जब सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई इस लूट में अपना हिस्सा ले रहा था। और इस मिलीभगत का सबसे बड़ा सबूत था पैसे का बंटवारा। जो भी पैसा लूटा जाता था ना, उसका 80% हिस्सा सीधा सरकारी अफसरों और नेताओं की जेब में जाता था। और बाकी का जो 20% था वो उन फर्जी कंपनियों को मिलता था जो बस कागजों पर जिंदा थीं। मतलब ये एक पूरा का पूरा नेटवर्क था। सोचिए, एक मास्टरमाइंड था, एक पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर, फर्जी बिल पास करने वाले बाबू, 250 से ज्यादा शेल कंपनियां, और इन सबको ऊपर से कवर देने वाले बड़े बड़े नेता। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। और आखिरकार ताश के पत्तों से बना ये महल भी ढहना शुरू हो ही गया। गड़बड़ी का पहला बड़ा सिग्नल यहीं से मिला। हुआ ये कि एक ही साल में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने अपने तय बजट से 169% ज्यादा पैसा निकाल लिया। ये एक ऐसा रेड फ्लैग था जिसे अब और इग्नोर करना नामुमकिन था। लेकिन इस घोटाले का पर्दाफाश होने में ना एक बहुत लंबा वक्त लगा। पहली वार्निंग तो सोचिए 1985 में ही मिल गई थी, लेकिन असली एक्शन शुरू हुआ 1996 में, जब एक ईमानदार अफसर ने ताबड़तोड़ छापे मारने शुरू किए। और बस यहीं से मामला सीबीआई के पास पहुंच गया। लेकिन जांच का यह रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये जानलेवा था। सीबीआई इंक्वायरी शुरू होने के कुछ ही टाइम बाद एक मेन विटनेस की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। और बस इस एक घटना ने मामले को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे दिया। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इसके तार बिहार की सियासत के सबसे ऊंचे गलियारों तक जा पहुंचे। तो अब देखते हैं कि जब ये पूरा मामला खुला तो उसका पॉलिटिकल नतीजा क्या निकला और कानून ने अपना फैसला क्या सुनाया। जब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में लालू यादव का नाम लिया
तो उन्होंने साफ कह दिया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ये पॉलिटिकल टकराव का पीक था। लेकिन आखिरकार प्रेशर इतना बढ़ा कि उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ा। पर उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने सत्ता की चाबी कहीं और नहीं बल्कि अपने ही घर में दे दी और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बना दिया। 17 साल, इतना वक्त लगा सीबीआई की पहली चार्जशीट फाइल होने से लेकर अदालत के पहले बड़े फैसले तक। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ न्याय का पहिया घूमता तो है, पर बहुत धीरे। और जब फैसला आया तो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की जेल हुई, 25 लाख का जुर्माना लगा और सबसे बड़ी बात, 11 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। ये इंडियन पॉलिटिक्स में एक लैंडमार्क फैसला था। तो आखिर में एक सवाल जरूर खड़ा होता है, क्या ये सब सिर्फ करप्शन और पावर का एक खेल था, या फिर ये उस सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स का एक अनचाहा नतीजा था जिसने समाज के एक बहुत बड़े तबके को आवाज दी? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही कहीं मिलेगा।